नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार कस्बे हैं। मैं इस सतगुरु गाडगे महाराज महाविद्यालय में हिंदी विभाग का प्रमुख हूँ और बीए भाग 1 के लिए जो साहित्य जगत किताब है, उस किताब में जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, उन कविताओं में से कुछ कविताएं मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भिक्षुक कविता हमने देखी, सुभद्रा कुमारी चौहान की बालिका का परिचय कविता देखी। अब अगली जो कविता है वह कविता है वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन की। उन्हें यात्री सुखनाथ से भी हिंदी साहित्य जगत में जाना जाता है। कवि नागार्जुन जो है, नागार्जुन यह उनका साहित्यिक नाम है। नागार्जुन, यात्री, यह उनका साहित्यिक नाम है। उनका वास्तविक नाम जो है वह है वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। और वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन एक ऐसे कवि है जो उत्तर छायावादी काल में आते हैं। हिंदी साहित्य का मतलब प्रारंभिक काल जो है वह भारतेंदु युगीन कविता, भारतेंदु युगीन के बाद द्वैध युगीन कविता, द्वैध युग के बाद छायावादी कविता, छायावाद के बाद छायावादोत्तर कविता, और उसमें हरिवंश राय बच्चन का भी एक युग था जिसे हालावादी युग कहा जाता है। उसके बाद ये प्रगतिवादी युग, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। नागार्जुन एक ऐसे कवि है, वे प्रगतिवादी भी है और प्रयोगवादी भी है। मतलब कविता के क्षेत्र में नए नए जो प्रयोग हुए हैं, पहले जो छंदों के बंधन से कविता को जो बोझिल बना दिया गया था, तो ये प्रगतिवादी कवि जो है, प्रयोगवादी कवि जो है, इन प्रयोगवादी कवियों ने उन छंदों के बंधनों को तोड़ दिया है। और प्रगतिवादी कवि जो है, उन प्रगतिवादी कवियों ने मील मालिकों द्वारा, सेठ साहूकारों द्वारा, महाजनों द्वारा जो मजदूरों का, जो कृषकों का जो शोषण होता था, उस शोषण के खिलाफ अपनी वाणी कड़ी करने का प्रयास किया हुआ है। उन्होंने अपनी आवाज़ बढ़ाने का प्रयास किया हुआ है। वह इसलिए कि ये जो कृषक जो है, ये मजदूर जो है, ये खेतों में काम करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को न्याय मिले, उनका हक जो है वो उन्हें हक मिले। नहीं तो आज तक ऐसा हुआ है कि इन सेठ साहूकारों ने, इन मिल मालिकों ने इन सबका शोषण किया हुआ है। उनका काम था कि केवल आप मजदूरी करते रहे और मेहनत जो है वह मेहनत उन्हें उतनी, मतलब उतना मेहनताना जो है वो मेहनताना उन्हें उतना नहीं मिलता था। और इसी कारण इन साहित्यिकों ने क्या किया हुआ है कि उनके खिलाफ लिखने का प्रयास किया हुआ है। तो हमारे सामने जो कविता है आज, वह नागार्जुन की कविता है, तेरी खोपड़ी के अंदर। यह तेरी खोपड़ी के अंदर कविता। लेकिन कविता को शुरुआत करने के पहले कवि के बारे में आपको बताना चाहिए। चाहे तो मैं उनके बारे में विस्तार से बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताऊँगा। इस किताब में बीए भाग 1 के छात्रों को सामने रखकर हिंदी अध्ययन मंडल ने जितनी संक्षिप्त सामग्री, मतलब उनके कवि के बारे में जो लिखा हुआ है, उतना मैं आपके सामने रखूँगा। वो इसलिए रखूँगा क्योंकि नागार्जुन की कुछ कविताएं एमए में भी होती है। एमए में उनकी बड़ी बड़ी कविता है, मतलब 5-10 कविताएं होती हैं, और आपके पाठ्यक्रम में केवल 1 कविता रखी हुई है। और उस हिसाब से बीए भाग 1 के छात्रों को सामने रखकर यहाँ बिल्कुल संक्षिप्तता के साथ उनका परिचय देने का प्रयास किया हुआ है। तो जितना इसमें है उतना मैं आपके सामने रखूँगा, वरना मैं उनके बारे में विस्तार से बता सकता हूँ, क्योंकि नहीं तो ये 35 मिनट भी मेरे लिए बहुत कम है। तो नागार्जुन का जन्म दरभंगा जिले के तरवनी गांव में सन 1911 में हुआ था। और उनका मैंने बताया था असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। और साहित्यिक जगत में उन्होंने जो रचनाएं लिखी हुई है, वो रचनाएं नागार्जुन और यात्री इस उपनाम से लिखी हुई है। हिंदी और मैथिली के अलावा, मतलब मैथिली भाषा में, वे बिहार के दरभंगा जिले के होने के कारण वहाँ की जो भाषा है मैथिली, उस मैथिली में उन्होंने पहले लिखा। मैथिली के बाद वे हिंदी में लिखने लगे, मतलब मैथिली, हिंदी और संस्कृत,
3 भाषाओं में नागार्जुन ने अपनी रचनाएं लिखी हुई है। आप नागार्जुन की एक अलग विशेषता दिखाई देती है, जो मैंने बताया कि वे साहित्यिक जगत में यात्री इस नाम से भी लिख चुके हैं। यात्री इस नाम, यह जो नाम है वह इस कारण पड़ा हुआ है कि वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। और घुमक्कड़ का मतलब यह होता है कि वे हमेशा भटकते थे, एक जगह वे स्थिर नहीं रहते थे। मतलब नागार्जुन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उनकी एक मंत्र नामक कविता थी, और मंत्र नामक कविता उत्तर प्रदेश की भट्ट समाज जो है, पुरोहित जो है, उन पुरोहितों को केंद्र में रखकर उन्होंने उन पर इतना व्यंग्य किया हुआ था, इतनी टीका टिप्पणी की हुई थी, और जिसकी वजह से वे सभी नागार्जुन के पीछे लगे हुए थे। और नागार्जुन के बारे में मैंने बताया कि वे यात्री थे, वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति की थे, वे जहाँ जहाँ चले जाते। नागार्जुन की आदत एक बताता हूँ कि नागार्जुन ने यदि आप लोगों को कहा कि आज मैं आपके सामने 2 घंटे तक लेक्चर दूंगा, लेकिन नागार्जुन कहेंगे 2 घंटे तक, लेकिन 1 घंटे के भीतर भी चले जाएंगे। यह नागार्जुन की खासियत है, और इसी कारण वे पुरोहित उनके पीछे लगे उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन नागार्जुन उनके हाथ नहीं लगे। नागार्जुन भटकते रहे, इसी कारण वे उनके हाथ नहीं लगे थे। तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण आप एक स्थान पर कभी टिक नहीं पाए। आपका समस्त व्यक्तित्व जो है वह साहित्यिक चेतना, आपका समस्त व्यक्तित्व या उनकी साहित्यिक चेतना जो है वह प्रगतिशील रही है। वे वामपंथी विचारों के समर्पक रहे हैं। मतलब दूसरे लोग क्या कहते हैं, तो नागार्जुन जो है वह अपनी पद्धति से उस बात को सामने रखने का प्रयास करने वाले एक अच्छे कवि है। समाज में व्याप्त जहाँ जहाँ शोषण उन्हें दिखाई दिया, जहाँ जहाँ सामाजिक रीतियाँ जो है, उन सामाजिक रीतियाँ यदि आक्रमण करती जा रही है, तो नागार्जुन ने उसके खिलाफ भी लिखने का प्रयास किया है। मतलब शोषण, सामाजिक रीतियाँ, धार्मिक रूढ़ियाँ, इनके खिलाफ नागार्जुन ने लिखने का प्रयास किया। उनकी दृष्टि जो है वो दृष्टि मैंने बताई मार्क्सवादी दृष्टि। और मार्क्सवादी दृष्टि में क्या किया है, मैंने पहले बताया कि मार्क्सवाद में क्या हुआ है कि कृषक वर्ग जो है तथा मजदूर वर्ग जो है, मिल में काम करने वाले जो है, उन्हें न्याय देने का प्रयास इन मार्क्सवादी कवियों ने किया हुआ है, तथा इन साहित्यिकों ने उनका साथ देने का प्रयास किया हुआ है। और सेठ साहूकार, पूंजीपति, अमीर जो है, उनको फटकारने का प्रयास इन कवियों ने किया हुआ है। तो सहजता, यह नागार्जुन के कविता की विशेषता है। बिल्कुल सहज, सरल, सीधी भाषा में, यानी नागार्जुन की कविताएं यदि आपने देखी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कविता नहीं है, लेकिन कवि जो लिखता है, साहित्यिक जो लिखता है, उसका पाठकों का काम ये होता है कि उसका स्वीकार करे, उसे किसी बंधनों में बांधने की जरूरत नहीं है। तो नागार्जुन की कविता बिल्कुल सहज सरल भाषा में है। पत्रहीन नग्नगाज इस मैथिली काव्य संग्रह के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नागार्जुन का देहावसान जब मैं विटा में था तब 1999 में नागार्जुन का देहांत हुआ। बहुत हमें बुरा लगा था, क्योंकि नागार्जुन की कविताएं जो पढ़ते हैं वे नागार्जुन के हृदय के साथ ही जुड़ जाते हैं। तो उनका साहित्यिक परिचय है, उन साहित्यिक परिचय के भीतर यदि बताना है तो नागार्जुन केवल कवि नहीं है, नागार्जुन उपन्यासकार है, नागार्जुन आलोचक है, नागार्जुन अनुवादक है। नागार्जुन के जो उपन्यास जो है वे उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध है। बलचनामा, नई पौध, रेतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वरनाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, कुंभी पाक, ये उनके उपन्यास है। इनकी काव्यात्मक जो रचना, मतलब उपन्यासों की दृष्टि से यदि देखा तो उपन्यासों से कहीं अधिक उन्होंने काव्य लेखन किया हुआ है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, प्रेत का बयान, तुमने कहा था, चना जोर गरम, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। इसमें से तुमने कहा था बीए भाग 2 में, इसके पहले पाठ्यक्रम में यह कविता थी। मतलब नेहरू ने जो बातें कही हुई थी, उस कविता, उन बातों को लेकर नागार्जुन ने उसमें लिखा हुआ है कि तुमने कहा था, इसलिए हमने सब किया। लेकिन उससे भी कुछ उतना परिवर्तन नहीं हो पाया। या प्रेत का बयान, एक शिक्षक का निधन हो जाता है, और उस शिक्षक का निधन क्यों होता है वह उस कविता के माध्यम से उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया हुआ है। मतलब शिक्षक तो काम करता है, लेकिन उसकी तनख्वाह जो है, उसकी पगार जो है, उसकी पगार यदि उसे वक्त पर नहीं मिली तो वह उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद जब वह स्वर्ग पहुंचता है
तब वहाँ उसे यम पूछते हैं कि बोलो तुम्हारा निधन कैसे हुआ, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तो एक आलोचनात्मक उनकी कृति है और जिसका नाम है एक युग, एक व्यक्ति एक युग। अनुवादात्मक जो रचना है उन रचनाओं में मेघदूत, गीत गोविंद, विद्यापति के गीत आदि। प्रस्तुत यह जो हमारे सामने जो कविता है तेरी खोपड़ी के अंदर, आप देखते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और भारत आज़ाद हो जाने के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। भारत को आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी के पूर्व से ही यह विभाजन की स्थिति शुरू हो गई थी। हिंदू मुसलमान, मतलब मुसलमान जो है, मुस्लिम जो है, उन्होंने पाकिस्तान की मांग की हुई थी और लेकिन हमारे गांधी जी जो है वे गांधी जी नहीं चाहते थे कि वे मुस्लिम समाज जो है तथा वे पाकिस्तान चले जाए। उन्हें तो ऐसा लगता था कि यहाँ सब भारत में ही होनी चाहिए, लेकिन तत्कालीन जो नेता सामने थे, आगे थे, उन्हें ऐसा लगा कि नहीं नहीं, यह विभाजन करना ये हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे समाज के लिए, हमारी जाति के लिए। हम जितना विकास उनके विकास के बारे में सोचेंगे उतना हिंदू मुस्लिमों के एक साथ रहने से यह संभव होगा नहीं। इसी कारण उस समय देश का विभाजन हुआ और यह तय किया गया कि जिन्हें पाकिस्तान जाना है वे पाकिस्तान जा सकते हैं, जिन्हें भारत रहना है वे भारत रह सकते हैं। और उस समय अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग जो है वे लोग यहाँ का सब छोड़कर पाकिस्तान चले गए। वास्तविकता उस समय की यह है कि यहाँ के बहुत से लोगों ने उन्हें धमकाकर, डराकर भगाया और वे पाकिस्तान चले गए। तो दूसरी बात यह है, भारत की संस्कृति के बारे में जो कहा जाता है कि भारत की संस्कृति महान है, और हम लोग भी प्रतिज्ञा में कहते हैं इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इतने सालों से वे भारत में रह रहे हिंदू मुस्लिम, ये दो ही धर्मों के लोग इस देश में रहते थे और वे एक दूसरे के करीब आए थे। वे एक दूसरे से इतने सटे हुए थे कि उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय क्या हुआ कि बहुत से मुस्लिमों को हिंदुओं ने अपने घरों में छिपा दिया था। उन्हें भाईचारे के रिश्ते, मतलब जब आंदोलक आ जाते थे और पूछते थे कि यहाँ कोई अंदर है, तो वे लोग कहते थे कि यहाँ कोई नहीं है, सब भाग चले गए। लेकिन हमारे भारतीय इन भाइयों के बीच ये भाईचारे का जो रिश्ता था, जिसकी वजह से उन सबको यहाँ बचाया हुआ है। आज भी जितने मुसलमान भारत में हैं वे कहेंगे कि हम भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों भाई भाई के रिश्ते से रहते हैं और हमें यहाँ किसी प्रकार का डर नहीं है। यह डर पैदा करने वाले जो लोग समाज में होते वे अलग किस्म के होते, उनके बारे में हम लोगों को नहीं सोचना है। तो प्रस्तुत हमारे सामने जो तेरी खोपड़ी के अंदर यह कविता है, यह कविता कवि नागार्जुन का एक संग्रह है और उस संग्रह का शीर्षक है ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। तो उनका यह प्रसिद्ध काव्य संग्रह है ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। इस काव्य संग्रह में संकलित यह कविता है तेरी खोपड़ी के अंदर। इस कविता द्वारा कवि देश में दिन ब दिन घटती सांप्रदायिक सौहार्द की भावना की ओर निर्देश करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैंने आज़ादी की बात बताई, 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और उस समय यह बात हुई कि मुसलमान जो थे वे पाकिस्तान चले गए, कुछ यहाँ रहे, लेकिन उस आज़ादी के उस दौर में और उस विभाजन के समय यहाँ रहे मुस्लिम जो थे, उन मुस्लिमों को यहाँ जीना भी मुश्किल सा हो गया था। और उस बात को लेकर कवि नागार्जुन ने यह कविता लिखी हुई है कि सांप्रदायिक सौहार्द की भावना हमारे भीतर बढ़ने की ज़रूरत है। प्रस्तुत कविता का एक पात्र है मुस्लिम, जिसका नाम है कलीमुद्दीन। ये कलीमुद्दीन जो है वो कलीमुद्दीन ऑटो चलाता था और जब यह विभाजन हो गया था, यहाँ केवल हिंदू और मुस्लिमों के बीच यह भेद बड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मुस्लिम युवक जो ऑटो चलाते थे
उन युवकों को जीना तक मुश्किल हो गया था। जीने की काफ़ी उनके सामने चिंता थी, क्योंकि वे ऑटो चलाते थे तो लोग जब आते थे यात्री तब पूछते थे, अरे ये किसका ऑटो है, ये कौन चलाने वाला है। और यदि मुस्लिम कोई उसका चलाने वाला है तो उसमें वे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसी कारण कलीमुद्दीन के सामने जीने का बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। प्रस्तुत कविता का कलीमुद्दीन, मैंने बताया, एक मुस्लिम युवक है और जो अपनी रोजी रोटी के लिए रिक्शा चलाता था। तो रोजी रोटी के लिए रिक्शा चलाता था, लेकिन उस दंगे के समय, विभाजन के समय, उसकी रिक्शा में यात्री तक बैठते नहीं थे। इसी कारण क्या किया, बाद में उसने अपनी पोशाक बदल दी और कलीमुद्दीन की जगह वह एक हिंदू बना हुआ दिखाई देता है। 8-10 दिन की भूखमरी के बाद कलीमुद्दीन हिंदू भेष तथा नाम धारण करता है। क्या करता है आखिर बेचारा, क्योंकि 8-10 दिन हो गए उसके ऑटो में कोई यात्री नहीं बैठ रहा और यात्री न बैठने की वजह से उसे पैसे नहीं मिल रहे। पैसा किस लिए लगता है, पैसा तो हमारे पेट के लिए लगता है। पैसे के अभाव में तो हम लोग जी नहीं सकते। आपको अनाज दे दिया तो भी वह संभव नहीं है। आज पैसा इतनी बड़ी वस्तु हो गई है कि उसके अलावा हमारा जीना काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि यदि किसी की जेब में पैसा नहीं तो उसका मन नहीं लगता, वो बेचैन सा हो जाता है। घर में यदि आपने किसी को माता पिता को पैसे मांगे और उन्होंने देने से इनकार किया तो उस दिन अक्सर हमारा मन कक्षा में भी लगता नहीं है। तो पैसा जो है वो पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ कलीमुद्दीन जो है वह कलीमुद्दीन 8-10 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके ऑटो नहीं चल रहा है। ऑटो न चलने की वजह से क्या हो, उस पर भूख मरी की स्थिति निर्माण हो गई है। कवि ने क्या किया हुआ है कि कल्लू के प्रति व्यक्त की जा रही सहानुभूति पर प्रश्न उठाया हुआ है कि इस प्रकार की सहानुभूति की जरूरत नहीं है, तो यह सौहार्द की भावना हमारे बीच बढ़ना जरूरी है। कवि के विचारों पर संदेह प्रकट किया जा सकता है। कवि को प्रश्न पूछा जाता है कि कल्लू तेरा है कौन। क्या है कि इस कविता में आप आगे देखेंगे कि जब नागार्जुन अपने साथी के साथ आ जाते हैं और वे कल्लू का ऑटो जहाँ खड़ा था वहाँ जाते हैं, तो वहाँ खड़े हुए अन्य जो लोग थे वे लोग कहते हैं कि उनके ऑटो में मत बैठो। लेकिन नागार्जुन जो है, वे नागार्जुन क्या कहते हैं, नागार्जुन है मानवतावादी दृष्टि के। नागार्जुन में जो इंसानियत है उसका ही यह नतीजा है कि इस प्रकार की कविता का लिखा जाना तेरी खोपड़ी के अंदर। कवि को प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर कल्लू तेरा है कौन। ये मुझसे आवाज़ कवि को आज भी सुनाई देती है। मतलब ये कवि के कानों में ये आवाज़, दिमाग में आवाज़ उनके घूमती है कि ये मुझसे, मतलब ये कल्लू तेरा है कौन। तो इस कविता में हम लोग देखते हैं सीधे जो कवि ने इसमें जो पंक्तियाँ लिखी हुई उन पंक्तियों के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा। इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण या इन पंक्तियों में इस कविता का जो भावार्थ है वो भावार्थ आप लोगों के सामने रखना चाहिए। और कवि ने जिन शब्दों में लिखा हुआ है उन शब्दों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। देखिए कि वे लिखते हैं, उन्होंने उस कलीमुद्दीन का चित्रण किया हुआ है। कलीमुद्दीन किस हालत में, किस स्थिति में, किस रूप में कवि को दिखाई दिया, तो उसका चित्रण इसमें आया हुआ है। गले से रुद्राक्ष की लंबी माला लटक रही थी जोगिया कलर वाले कुर्ते पर, दाहिने कान से लाल फूल अटक पड़ा था। जब कवि ने उस कलीमुद्दीन को देखा तो उसके गले में क्या था, वह मुस्लिम है, लेकिन 8-10 दिन हो गए उसके ऑटो से कोई सवारी नहीं है, उसके ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, वह भूख मरी का शिकार बनता जा रहा है। और इसी कारण उसने अपनी भेष बदल दी है और गले में एक रुद्राक्ष की माला डाली हुई है। वह लटकती हुई कवि को दिखाई देती है। उसकी पोशाक जो है, उसकी भेष जो है, वह भेष कैसी है, जोगी जिस प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल करता है, सन्यासी वस्त्र उनके, मतलब वह जो रंग होता है उस रंग की तरह जोगिया कलर वाले कुर्ते पर, उसने जो कुर्ता पहना हुआ था वह जोगिया कलर वाला था और कुर्ते पर दाहिने कान से लाल फूल अटक पड़ा था। उनका यह दाहिना जो कान है, उस दाहिने कान पर एक लाल फूल अटक पड़ा था और उसके माथे पर चंदन का पीला तिलक था।
हिंदू जो होते हैं वे हिंदू हमेशा अपने माथे पर चंदन का पीला तिलक लगा देते हैं। आज इस कलीमुद्दीन ने चंदन का ये तिलक, पीला तिलक लगाया हुआ है। वो अपना रिक्शा मेरे निकट ले आ गए और इस रूप में कलीमुद्दीन जब मेरे पास आया, कवि कहते हैं मेरे निकट ले आया, नमस्ते बाबा जी संजीदगी में बोला, किधर को ले चलूँ बाबा जी। और नागार्जुन को वो बोला, नागार्जुन के पास वह अपना ऑटो लेकर आया और वह क्या बोला है, नमस्ते बाबा जी संजीदगी में वह बोला, किधर को ले चलूँ बाबा जी। और नागार्जुन जो है वे, नागार्जुन के साथ उनका दूसरा एक मित्र है, वे दोनों हैं। नागार्जुन उस कलीमुद्दीन की तरफ देख रहे, आज वह किस रूप में उन्हें दिखाई दे रहा है। मैं उसको गौर से देखने लगा। वो अच्छा भला युवक था, गंदमी सूरत का, दुबला पतला, बड़ी बड़ी आंखें, सुरमई, चौड़ी पेशानी पर चमक रहा था चंदन का टीका। और उसकी चौड़ी पेशानी पर ये चंदन का टीका जो है वो चंदन का टीका चमक रहा था। और उसने नीचे क्या पहना था, तो हम लोग देखते हैं मुसलमान समाज में मुसलमान लोग जो है वे अधिकतर लुंगी का इस्तेमाल करते हैं। और ठीक उसी प्रकार कलीमुद्दीन ने क्या किया था कि लुंगी पहनी हुई थी और वह पीले रंग की थी, पैर खाली थे और उसके पैर में जूते तक नहीं थे। चलो बाबा जी, और वह कलीमुद्दीन नागार्जुन को बोला, क्या बोला, चलो बाबा जी किधर ले चलूँ, छिपी तालाब बेगम पुल। मतलब वे जहाँ, जैसे कि हम कराड़ के बस अड्डे पर जब आते हैं तब ऑटो वाला हमें पूछता है एचएम कॉलेज, विनोद चौहान कॉलेज, साइंस कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कैनाल, चारों तरफ, मतलब उस रास्ते से हमारा यह ऑटो जा रहा है और आप बैठिए, आपको जहाँ जाना है वहाँ हम छोड़ेंगे। उसी प्रकार ये कलीमुद्दीन जो है वो नागार्जुन को पूछता है कि चलो बाबा जी आपको कहाँ जाना है, मैं किधर को ले चलूँ, छिपी तालाब के पास ले चलूँ, बेगम पुल के पास छोड़ दूँ। कि इतने में एक युवक, वह नागार्जुन के साथ, कवि के साथ वह बात कर रहा था, लेकिन उतने में एक युवक आया। वह युवक आया और वह क्या बोला कि इतने में एक और युवक इन कानों में फंसा के कह गया। क्या वह फंसा के कह गया है, देखिए, खबरदार यह मुसलमान है, इसके रिक्शे पर कभी ना बैठना। और वह युवक आया और वह क्या फंसाया, वह क्या बोला, तो यह मुसलमान है और इसके रिक्शे पर कभी न बैठना आप। मगर अपना साथी बोला, मगर नागार्जुन का जो साथी जो था वो साथी वो बोले मतलब कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि हमें भी कोई एक आध बात कहता है, बात कहने के बाद हमें सुनाई भी देती है, लेकिन एक आदत सी हो गई है और हम लोग तुरंत कहते हैं क्या कहा तुमने। तो ठीक उसी प्रकार नागार्जुन का जो साथी है, नागार्जुन के साथ जो उनका जो दोस्त है, वो दोस्त क्या बोला है कि आप क्या कहना चाहते हैं, हम इसी का रिक्शा लेते हैं। और वह जो युवक आया था और वह कह रहा था कि यह मुसलमान का रिक्शा है, इस पर मत बैठना, इस पर मत चढ़ना। तो वह युवक जो है वो युवक कहकर चला गया है। और इसी कारण नागार्जुन का मित्र जो है वो मित्र पूछता है, हम इसी का रिक्शा लेते हैं। हमने उससे कहा हॉस्टल ले चलो। और पहले जब उस कलीमुद्दीन ने पूछा था, क्या पूछा था कि बाबूजी आपको किधर को लिए चलूँ, छिपी तालाब बेगम पुल, तो इन्होंने क्या कहा है कि हमें हॉस्टल ले चलो। हाँ, मेरठ कॉलेज हॉस्टल, जिस प्रकार हम कराड़ के अड्डे पर बैठते हैं और उस समय हम ऑटो वाले से कहते हैं कि मुझे एचएम कॉलेज पर छोड़ना है, उसी प्रकार वो कलीमुद्दीन को उनके साथी मित्र ने क्या बताया, हाँ, मेरठ कॉलेज हॉस्टल। हमें हॉस्टल के गेट पर पहुंचा कर निहायत नरम आवाज़ में वो कहने लगा, बाबा जी हम अब चुटैया भी रखेंगे। मतलब वह कलीमुद्दीन जो है वह कलीमुद्दीन ने हिंदू वेश धारण किया हुआ है, नागार्जुन ने उसे पहचाना भी है। तो वह बाबा को, मतलब नागार्जुन को बाबा भी कहा जाता था, नागार्जुन बाबा। तो वैद्यनाथ मिश्र को वह कहता है, क्या कहता है, हाँ, निहायत नरम आवाज़ में वह उनके साथ बोला, क्या बोला कि वो कहने लगा, बाबा जी हम अब चुटैया भी रखेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, अब चुटैया, मराठी में जिसे हम चेंडी कहते हैं, वह चुटैया भी रखेंगे। 8-10 रोज की भूखमरी के बाद, 8-10 दिन हो गए हमारा ये धंधा नहीं चल रहा है, हमारे ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा है। हम हमेशा इस अड्डे पर आते हैं, लेकिन हमारे ऑटो में यदि कोई बैठने के लिए आया तो ये जो है वे सब उसको भगा देते हैं। और जिसकी वजह से 8-10 दिन हो गए हमें पैसे नहीं मिले हुए, हमारा धंधा नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से हम पर यह भूखमरी की नौबत आई हुई है।
हमारे अंदर अब अक्ल फूटी है। मतलब 8-10 दिनों के बाद हमारे मुस्लिम युवकों को यह अक्ल फूटी हुई है कि नहीं नहीं, इस मुस्लिम भेष में आप धंधा करने आए तो आपको भूख मरी से मरना पड़ेगा। और इसी कारण हमें यह अक्ल फूटी और हमने क्या किया, यह भेष बदल दिया है। रुद्राज के मन के अच्छी मजूरी दिला रहे हैं। और आजकल जैसे भी ये भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ है तब से हमारे ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह अक्ल फूट चुकी है, हमें यह अक्ल आ गई है कि रुद्राक्ष की ये मालाएं जो है, ये मन के जो है, ये मन के अच्छी मजूरी दे देते हैं। बाबा जी अब हम चुटन्ना भी रखेंगे माथे पर। अब हमारा यह जो माथा जो है, इस माथे पर हम चुटन्ना भी रखेंगे। क्या करें, जीने के लिए यह सब करना पड़ रहा है। अब हम चंदन का टीका भी रोज लगाते रहेंगे। जीने के लिए जब वक्त आ जाता है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब रूखा सूखा जो भी मिलता है वो आदमी खा जाता है। भले ही आज आप रात बचा हुआ सुबह खाते नहीं होंगे, लेकिन जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता और हमें जब काफ़ी भूख लग जाती है, तब हमें ऐसा लगता है जो भी खाने को मिल रहा है वह हम खाएं। अब हमारे घर मतलब सुबह प्रातः जो भीख मांगने के लिए लोग आते हैं, वे भीख मांगने वाले रात का बचा हुआ हमारा रूखा जो खाना है वो खाना वे लेकर चले जाते हैं, लेकिन वे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके सामने आया है तो वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे खा जाते हैं। क्या करते हैं, यदि हम उसकी जगह होते तो हम भी वैसा ही करते। तो वे कहते हैं अब हम चंदन का टीका भी रोज लगाते रहेंगे बाबा जी। अब हम अपना नाम भी तो प्रेम प्रकाश बतलाते हैं। मतलब अब हम कलीमुद्दीन नाम किसी को नहीं बताते बाबा जी। अब हम क्या करें, हमने अपना नाम ये प्रेम प्रकाश चमकाया है। ये प्रेम प्रकाश का मतलब है ये प्रेम प्रकाश। वो क्या कहता है कि ये 8-10 दिनों की भूखमरी के बाद अब हमारी अक्ल ठिकाने पर आई और हमने तय किया कि यह मुस्लिम भेष बदलकर हिंदुओं की भेष हमें धारण करने की ज़रूरत है, उसके बगैर हमारा जीना संभव नहीं है। और अब हमने यह तय किया बाबा जी, अब हम अपना नाम भी तो प्रेम प्रकाश बतलाते हैं। किसी ने भी यदि हमें अपना पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम तुरंत बता देते हैं प्रेम प्रकाश। वो अपना रिक्शा लेकर वापस जा रहा था, उसने हमारी बातें सुन ली थी, जभी तो अपना वक्तव्य सूत्र रूप में हमारे सामने रख गया था। और हम उसके ऑटो में बैठे थे, हम उसके रिक्शा में बैठ चुके थे और वह अपना ऑटो लेकर आगे बढ़ रहा था। मतलब हमने जो उसे बताया हुआ था कि मेरठ कॉलेज हॉस्टल, तो मेरठ कॉलेज की तरफ उसका ऑटो बढ़ रहा था, चल रहा था। तो उस समय वह हमसे ऑटो में बैठकर आगे रिक्शा चलाते चलाते वो हमसे बातें कर रहा था कि वो अपना रिक्शा लेकर वापस जा रहा था। उसने हमारी बातें सुन ली थी। हम जो दोनों नागार्जुन उनके अपने मित्र के साथ बातें कर रहे थे और उस समय उसने वह सब बातें भी सुनी हुई थी। तो सूत्र रूप में हमारे सामने रख गया था। अपना रिक्शा लेकर प्रेम प्रकाश जा रहा था और हम दोनों मिनटों उसे जाते हुए देखते रहे। यो तो वो कल्लू था, वह प्रेम प्रकाश, भले ही उसने प्रेम प्रकाश नाम बताया होगा लेकिन वह प्रेम प्रकाश नहीं था, वह कल्लू था। कल्लू रिक्शा वाला था, यानी कलीमुद्दीन। मगर अब वो प्रेम प्रकाश कहलाना पसंद करेगा, लेकिन अब वह क्या कर रहा था कि अपना नाम प्रेम प्रकाश है, जीने के लिए उसने अपना नाम बदला हुआ था, अपनी भेष बदल दी थी, कहलाना पसंद करेगा। कलीमुद्दीन तो भूख की भुट्टी में खाक हो गया था और 8-10 दिनों की भूखमरी के बाद यह कलीमुद्दीन जो है वह कलीमुद्दीन भूख की भट्टी में खाक हो गया था और उसने अपनी भेष बदल दी हुई थी। माथे पर चंदन का पीला टीका लगाया हुआ था, उसने गले में रुद्राक्ष की माला डाली हुई थी और वह अपना नाम कलीमुद्दीन जो था वो कलीमुद्दीन के बदले उसने अपना नाम क्या किया था, तो प्रेम प्रकाश अर्थात प्रेम प्रकाश, यह वह सबको अपना नाम बता देता था। जियो बेटा प्रेम प्रकाश। नागार्जुन उसका नाम सुनकर उसे कहते हैं कि बेटा जियो, जीने के लिए हमें इसी प्रकार की हरकतें किए बगैर, मतलब यह तुम कुछ बुरा तो काम नहीं कर रहे हो,
तुम किसी का कत्ल तो नहीं कर रहे हो, तुम किसी को लूट तो नहीं रहे हो, तुम्हारा ये बित्ता भर पेट जो है पेट भरने के लिए तुम्हें इस प्रकार की भेष धारण करनी पड़ रही है, तो इसके अलावा दूसरा चारा ही नहीं है। इसी कारण नागार्जुन उससे कहते हैं, जियो बेटा प्रेम प्रकाश, हाँ हाँ चोटी जरूर रख ले, और हाँ पूर्णमासी के दिन गढ़ की गंगा में डूब लगा आना। और पूर्णमासी का जो दिन होता है उस समय हिंदू सभी गंगा में डुबकी लगाने के लिए चले जाते हैं, उस समय तुम्हें भी वहाँ डुबकी लगाने जाना है, तेरे को रोजी रोटी देगा। और यह गंगा में डुबकी लगाई तो तेरे को रोजी रोटी मिलती रहेगी, तूने मेरा दिल जीत लिया। नागार्जुन कहते हैं कि हे कलीमुद्दीन, हे प्रेम प्रकाश, तूने मेरा दिल जीत लिया है, क्योंकि जीने के लिए इस प्रकार हमें कुछ न कुछ उपाय ढूंढना ही चाहिए। तुम इतने दिनों से भूखे रहे और जिसकी वजह से ये तुम्हें जो अक्ल फूटी है, अब तुम्हें पित्ता भर पेट जो है वह पेट तुम्हारा भर जाएगा, लेकिन तू अब इतना तो ज़रूर करना, मुझे उस नाले के करीब ले चलना। और नागार्जुन जो है वे नागार्जुन उस प्रेम प्रकाश को कहते हैं, मुझे क्या कहाँ छोड़ना है, तो मुझे उस नाले के किनारे भी तुम ले चलो, मैं उसकी जहाँ कल्लू का कुनबा रहता है, और जहाँ कल्लू का कुनबा रहता था वहाँ नागार्जुन कहते हैं कि मुझे उस नाले के किनारे तुम छोड़ देना। जहाँ कल्लू का कुनबा रहता है, मैं उसकी बूढ़ी दादी के पास, बीमार अब्बाजान के पास बैठकर चाय पियाऊंगा। कभी कल्लू के नन्हे मुन्ने तेरी दाढ़ी के बाल सहलाएंगे। कल्लू के नन्हे मुन्ने जो थे वे नागार्जुन की दाढ़ी के बाल सहलाएंगे, और तेरा सिर मेरे अंदर से एक गुस्सेल आवाज़ आई, बुढ़े अपना इलाज करवा तेरी खोपड़ी के अंदर। और मेरे भीतर से एक आवाज़ आई, हे बुढ़े तू अपना इलाज करवा ले, मेरी खोपड़ी के अंदर से एक आवाज़ आई हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि इस कविता के माध्यम से मतलब नागार्जुन जो है वे नागार्जुन प्रगतिवादी कवि है, और प्रगतिवादी कवि जो है वो सबको न्याय देने का प्रयास करता है। मतलब जिनका शोषण हो रहा है उन शोषण के खिलाफ वह लड़ता रहता है, क्योंकि प्रगतिवादी कवियों ने, एक कवि ने बात कही हुई है कि ध्वंस कर देना चाहता हूँ यह विषमता की कहानी, हो जगत में सबको सुलभ अन्न वस्त्र भोजन पानी। मतलब प्रगतिवादी कवि जो है वो प्रगतिवादी कवि इसी प्रकार के विचार उनको पाठकों के सामने रखते हैं, और सबको न्याय, मतलब सबको समान जीवन, एक जैसा जीवन सबके हिस्से किस प्रकार आ जाएगा, इस प्रकार का वे प्रयास करते हैं। तो तेरी खोपड़ी के अंदर इस कविता से यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, या शब्द समूह में भी आप देखकर कुछ शब्दों के अर्थ देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सरल और सीधी सरल सहज भाषा में नागार्जुन ने यह कविता लिखी हुई है। तो आज के लेक्चर में इतना ही आपके सामने रखकर मैं अपने चंद शब्दों को पूर्ण विराम लगा देता हूँ। धन्यवाद।